नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र शर्मा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार और आप देख रहे हैं आज के बड़े मुद्दे। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पूरी दुनिया की नज़र कल चैंपियन ट्रॉफी में भारत पाकिस्तान के मैच पर टिकी हुई थी और जिसको उम्मीद थी, परिणाम की जिस उम्मीद थी, आखिरकार वही हुआ और भारतीय टीम ने पाकिस्तान को मात दे दी। बता दें कि चैंपियन ट्रॉफी का ये दूसरा मुकाबला था भारत पाकिस्तान के बीच। जब भारतीय टीम और पाकिस्तान टीम एक दूसरे के आमने सामने उतरी तो उम्मीद लगाई जा रही थी कि यह मैच काफ़ी टक्कर वाली होने वाली है, लेकिन मैच एक तरफा रहा। भारत ने पाकिस्तान को धूल चटा दी और पाकिस्तान की सफ़र चैंपियन ट्रॉफी में इसी के साथ खत्म होती हुई नजर आ रही है। बता दें कि पाकिस्तान पहली टीम बन गई है जो होस्ट नेशन होने के बावजूद चैंपियन ट्रॉफी से फिलहाल अब बाहर हो चुकी है। एक मैच बचा हुआ है बांग्लादेश के साथ, वो अगला मैच खेलेगी। उसके बाद तय होगा कि क्या पाकिस्तान का सफर जीत के साथ खत्म होता है या बांग्लादेश भी पाकिस्तान को हरा देगी। लेकिन सबसे बड़ा जो उलटफेर देखने को मिला वो किंग कोहली का मैच था, क्योंकि लंबे समय से वो फॉर्म में नहीं चल रहे थे कोमल। और कहा जाता है कि विराट कोहली अगर फॉर्म में नहीं है तो उनके सामने पाकिस्तान टीम को ला करके खड़ी कर दी जाए। और विराट कोहली पाकिस्तान के सामने उनका पिछला रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर वो टूट पड़ते हैं। कहीं ना कहीं जैसे आपने कहा था उस दिन भी कि भूखे शेर की तरह हम पाकिस्तान पर टूट पड़ेंगे, और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही कि चैंपियंस ट्रॉफी में आखिर किंग कोहली के सामने पाकिस्तान झुकी गया। और बात करें हम यहाँ पे श्रेयस अय्यर की सत्येंद्र जी, तो चाहे फास्ट बॉल आए चाहे स्पिन आए, तो उन्होंने जिस तरह से एफर्टलेसली सारी गेंदों का जवाब दिया वो भी काबिले तारीफ था। जी बिल्कुल। अगर सबसे पहला जो एक मूवमेंट सेट किया गया भारतीय बॉलरों की तरफ से किया गया और पाकिस्तान को 241 के स्कोर पर रोक दिया गया। और इस पिच पर स्पिनरों का बोलबाला देखने को मिला। जडेजा हो, हार्दिक पांड्या हो या कुलदीप यादव हो, अक्षर पटेल हो, तमाम बॉलरों ने पाकिस्तान की टीम को धराशायी कर दिया। हालांकि बात करें रिजवान की या फिर खुशदिल शाह की, तो ये बल्लेबाजों ने थोड़ा एफर्ट दिखाया था, लेकिन पाकिस्तान के अन्य जो मुख्य बल्लेबाज हैं, बाबर आजम जो खुद को किंग कहते हैं, वो एक बार फिर सफर करते हुए नजर आए। लेकिन जब भारतीय टीम उतरी तो रोहित शर्मा काफी निराश टीम इंडिया को जरूर किए, लेकिन शुभमन गिल हो, अक्षर पटेल हो, विराट कोहली हो या फिर हार्दिक पांड्या एक छोटी ही पारी खेले लेकिन एक रोमांच पैदा कर दिए। कहीं ना कहीं सबकी नजर विराट कोहली के शतक पर थी। कहीं ना कहीं इनको लग रहा था कि विराट कोहली का शतक तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे ही देगा। लेकिन जिस तरह से स्टेडियम का माहौल बना था, दर्शकों के बीच काफी उत्साह देखने को मिल रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया जब दो देश भिड़ते हैं तो ये किसी युद्ध से कम नहीं होता है। पूरी दुनिया की नज़र इस मैच पर होती है और हुआ भी इसी तरह जिस तरह से लोग कह रहे थे कि इस मैच को भारत आसानी से जीत लेगा, और भारत ने जीत लिया। और इसी के साथ सबसे बड़ी खबर जो ये है कि भारत चैंपियन ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल में एंट्री करने वाला पहला देश बन गया है। जी, ये बड़ी खबर है इस वक्त। अगर सत्येंद्र जी यहाँ पर मैं अगर भारत पाकिस्तान के मैच की बात करूं तो महाकुंभ से एक वायरल हुए IITN बाबा की हम बात कर ले तो पहले तो उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया था कि इस बार पाकिस्तान हारने वाले, लेकिन ना उन्होंने भारत को सॉरी बोला अपनी स्टेटमेंट के लिए। तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सॉरी बोलना कुछ होता नहीं है, क्योंकि एक तरह से वो खुद को भगवान कह रहे थे और जिस तरह से चर्चा में बने रहने के लिए कोई कुछ भी बोल देता है। फिलहाल महाकुंभ से वायरल हुए थे और इंडिया पाकिस्तान के मैच पर खुलकर बातचीत कर रहे थे और भारत को हारने की बात उन्होंने कहा था, लेकिन भारतीय टीम के जाबाजों ने अपने बल्ले से उनको करारा जवाब दिया है और पाकिस्तान को धूल चटा दी है। लेकिन अब सबसे बड़ी पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी की बात है कि होस्ट नेशन होने के नाते वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। और एक चीज और दर्शकों को बता दें कि पाकिस्तान एक ऐसी टीम बनी है जो होस्ट नेशन होने के बावजूद किसी दूसरे कंट्री में जा करके मैच खेली है। ये बड़ा इस वक्त मुद्दा बनेगा सत्येंद्र जी कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस की दावेदारी जिसने की है कि वही अपना पहला मैच हार गया और अब वो चैंपियंस ट्रॉफी से भी बाहर हो गया है। लेकिन सियासी गलियार में ये भी है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बढ़ी है। और नहीं देखा जाए तो जिस तरह से पाकिस्तान फिलहाल कुछ बल्लेबाज अच्छे चले हैं, कुछ बल्लेबाज जी, और बॉलरों की बात की जाए तो अबरार जिस तरह से आउट किए गिल को, उनके बाद से जो एटीट्यूड दिखाए वो काफी मोमेंट बन गया और काफी ट्रोल भी हो रहे हैं, क्योंकि आप एक विकेट ले लेते हो, उसके बाद अच्छे से वापसी नहीं करते हो और आपके अंदर कूट कूट करके एटीट्यूड भरा है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो क्रिकेटर है उनको समझना होगा कि क्रिकेट को क्रिकेट की तरह खेला जाए।
क्या ये कहना जी जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है उसके तहत खेला जाए। आप किसी को विकेट ले ले उसके बाद। और भारतीय टीम में एक फोटो और वायरल हुआ है जिसमें विराट कोहली सूज के लेस बाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो काफी तस्वीर बता रही है, सोशल और एक मीडिया अच्छा पे लोग संदेश काफी देती पसंद है कर रहे हैं। जी। लेकिन अब बात करते हैं न्यूजीलैंड के साथ 2 मार्च को होने वाले भारतीय मैच की। अगर इस लीग का देखा जाए तो लीग का वो आखिरी मैच है भारत का। देखना होगा कि न्यूजीलैंड के साथ भारत कैसे खेलती है। फिलहाल उसके बाद सेमीफाइनल का दौर होगा, उसके बाद फाइनल का दौर होगा। अब इसमें देखना होगा कि भारतीय टीम अपना आगे का सफर कैसे जारी रखती है। लेकिन भारतीय फैंस को, भारतीय दर्शकों को उम्मीद है कि इस बार की चैंपियन ट्रॉफी भारत ही जीतेगी। जी, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के अहंकार का घड़ा भारत ने एक बार फिर फोड़ा है। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली खबर का। आज दिल्ली में विधानसभा का सत्र चालू हो रहा है। पहली बार ये मौका है 27 साल बाद जब बीजेपी के कमान में दिल्ली की सत्ता है। और आज दिल्ली की नई नवेली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता विधानसभा सत्र में जाएंगी। सबसे पहले विधानसभा के जो सभापति हैं उनको शपथ ग्रहण दिलाया जाएगा। उसके बाद सभा की आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बात करें, ये सत्र काफी हंगामेदार होने के आशंका भी जताई जा रही है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से जो नेता प्रतिपक्ष का चेहरा चुना गया है वो आतिशी मार्लेना को बनाया गया है, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। यानी हम कह सकते हैं कि दिल्ली विधानसभा में नेता भी महिला और विपक्ष की नेता भी महिला है। मतलब ये देखना होगा विधानसभा सत्र में महिला वर्सेस महिला, क्योंकि इस वक्त आम आदमी पार्टी तमाम मुद्दों के साथ साथ 2500 रुपए देने वाली जो महिला सम्मान निधि योजना है उसको लेकर लगातार उनको घेरेगी। और ये 3 दिन का जो सत्र होगा सत्येंद्र जी, ऐसा माना जा रहा है कि वो लगातार हंगामेदार होने वाला है। यहाँ पे सबसे पहले अरविंदर सिंह लवली शपथ दिलाएंगे सभी विधायकों को, और उसके बाद ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद आज या फिर कल कैग रिपोर्ट भी पेश हो सकती है, जिसको लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने वादा कर दिया है कि अब उन्होंने जनता का पैसा जहां पर भी गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया होगा वो आम आदमी पार्टी को धूल चटाएंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा था कि कैग रिपोर्ट को लेकर विधानसभा में हंगामे के आसार तिगुने हो चुके हैं। जी बिल्कुल, आज देखना होगा। जी। आज तो सबसे पहले जो 17 एमएलए चुने गए हैं उनको शपथ दिलाया जाएगा। उसके बाद से स्पीकर का चुनाव होगा और डिप्टी स्पीकर का चुनाव किया जाएगा, जिनका नाम भी फाइनल है। बस एक जो बचा उसको पूरा किया जाएगा। लेकिन अगर आपने कैग रिपोर्ट की बात की तो मुख्यमंत्री आवास को लेकर के बीजेपी लगातार दिल्ली चुनाव को भी इसमें जिक्र करते हुए आ रहे थे कि शीश महल सत्येंद्र जी कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो छवि है और अरविंद केजरीवाल जो पूर्व सीएम थे उनकी जो छवि है वो शीश महल को लेकर काफी डिस्टर्बिंग रही थी सभी के लिए। और शायद शीश महल और जो शराब उन्होंने बेची थी, ये 2-3 ऐसे मुद्दे थे जिन्होंने आम आदमी पार्टी को दिल्ली की सत्ता से बाहर कर दिया है। जी बिल्कुल, और कैग रिपोर्ट में इसी पर खुलासा होना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। कल दिल्ली सरकार का पहला सदन, पहला दिन, जिसमें सभी माननीय विधायकगण अपनी शपथ लेंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ये दोनों चुनाव होंगे। प्रोटेम स्पीकर जो कि कल सुबह माननीय एलजी महोदय के द्वारा उनको शपथ दिलाई जाएगी। और 3 दिन का ये सत्र जो हमने इनिशियली शुरू किया है, इसमें वो सारी काम जो दिल्ली की जनता के लिए होने हैं, जो दिल्ली की जनता के अधिकार हैं, वहाँ से शुरुआत होगी। और इस सदन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात आने वाली है, जो हमने कही थी कि पहले ही सदन में सीएजी की रिपोर्ट हम सदन के पटल पे रखेंगे। जनता की गाढ़ी खून पसीने की कमाई, जिसका पिछली सरकारों ने दुरुपयोग किया, 1-1 रुपए का हिसाब जनता को देना होगा। तो ये जो सदन है, पहला सदन दिल्ली के लिए नए आयाम लेके आएगा। और फिर बार बार एक ही बात कहना चाहूँगी कि दिल्ली के लिए जो हमारी कमिटमेंट्स हैं वो पूर्णतया खरी हैं,
और 100% पूरी की जाएगी। जनता का एक एक रुपया, जनता के पैसे का, गाढ़ी कमाई का एक एक रुपया सत्येंद्र जी लगातार रेखा गुप्ता कह रही है कि उनका हिसाब देना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बेशक से ये 3 दिन का विधानसभा सत्र हो, लेकिन इसके हंगामेदार होने के चांसेस बिल्कुल प्रबल बताए जा रहे हैं। क्योंकि कैग रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट सत्येंद्र जी जहां पर आम आदमी पार्टी के कहा जा सकता है कि सारे चिट्ठे खुलने वाले हैं। उन्होंने कितना खर्च किस जगह किया है और कितनी रेवड़ियां बांटी हैं, असली रेवड़ियां जो जिक्र करते आ रहे पूरी विधानसभा चुनावों में जिसका जिक्र हुआ, अब वो रेवड़ियां खुलकर सभी के सामने आएगी और आखिर जनता का पैसा कहां, किस तरह और किस तरफ लगाया गया और किस उद्देश्य से लगाया गया, इस पर से भी पर्दा खुलेगा। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी बोला गया था कि जब दिल्ली का पहला सत्र चलेगा तो उसमें सबसे पहली प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी की होगी कैग रिपोर्ट पेश करना। और जब दिल्ली में भाजपा चुनाव जीती थी तो शाम को कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भी प्रधानमंत्री की तरफ से ये वादा फिर से दोहराया गया था। और कहीं ना कहीं जब आज विधानसभा का पहला सत्र शुरू होने वाला है तो मुख्यमंत्री की तरफ से भी ये बड़ा बयान सामने आया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सत्ता पक्ष के लिए भी आसान होने वाला नहीं है, क्योंकि 48 सीट उनके पास है तो 22 सीट आम आदमी पार्टी के पास भी है, 22 विधायक उनके भी हैं, तो हंगामेदार होने के आसार हैं। खासकर जिस तरह से पहली कैबिनेट की बैठक में महिलाओं के लिए जो वादे किए गए थे 2500 रुपए देने की, उस पर कोई भी अभी जानकारी सामने नहीं आई है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इस सत्र में उस मुद्दे पर सरकार को जरूर घेरने की कोशिश करेगी, क्योंकि आतिशी ने जो पहले ही ये दावा कर दिया है कि 2500 रुपया ये खजाना कब खुलेगा बीजेपी की तरफ से, ये देखने वाला होगा। और अभी भी सत्र शुरू हो चुका है और लगातार आतिशी इसी बारे में और इसी मुद्दे पर सभी से बात करें कि आखिरकार महिलाओं को 2500 रुपया कब दिया जाएगा। और यहाँ पे मैं बता देती हूँ दर्शकों को कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने ये दावा भी इससे पहले कर दिया है कि आम आदमी पार्टी सारे खजाने लूट चुकी है और अब दिल्ली के पास पैसा नहीं है। और इस अब दावे के बाद अब 2500 रुपया किन गरीब महिलाओं को मिलेगा और कैसे मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है सत्येंद्र जी। और जी बिल्कुल 8 मार्च वो दिन है जब बीजेपी इसे अपने वादों को पूरा करने का ऐलान की थी और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है कि इसे फुलफिल करना। लेकिन अगर बात करें लोकतंत्र की खूबसूरती की तो दिल्ली विधानसभा से वो तस्वीर सामने आएगी जब नेता और नेता प्रतिपक्ष दोनों एक महिला ही होंगी। एक महिलाओं के लिए भी ये बहुत ही सुखद पल होने वाला है। बिल्कुल, तो ऐसे में देखना होगा कि आखिर 2500 रुपए वाला खजाना कब खुलेगा और ये जो रेवड़ियों का जो कैग रिपोर्ट का जो सिलसिला है कौन किस पर भारी पड़ेगा। फिलहाल रुक करते हैं तीसरी खबर की। भोपाल में आज इतिहास रचने जा रहा है। भोपाल के जनता को एक बड़ी योजना का लाभ मिल सकता है, क्योंकि भोपाल के मुख्यमंत्री मोहन यादव ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर जाएंगे और इस भव्य आयोजन का उद्घाटन करेंगे। तस्वीरें जो भोपाल से निकल के सामने आ रही हैं काफ़ी अच्छी लग रही हैं। भोपाल को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है और झीलों की नगरी भोपाल को कही जाती है। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव इस इन्वेस्टर समिट के जरिए सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया के उद्योगपतियों को संदेश देना चाहते हैं कि आप मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करिए, आपके लिए यहाँ पर मौका है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जा सकता है मध्य प्रदेश विकास से अछूता नहीं रह गया है। मैं दर्शकों को यहाँ बता देती हूँ कि कुल ऐसी 17 नई नीतियां हैं जिसका आज शुभारंभ होने वाला है। चाहे हम एमएसएमई की बात करें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करें, पर्यटन की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, नीतिगत क्षेत्र की बात करें, एक्सपोर्शन की बात करें, और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर देश के 50 प्रतिनिधियां और विदेशों से 100 बड़े जो दिग्गज हैं वो भी समिट में शामिल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश अब विकास की पटरी पर तिगुनी स्पीड से दौड़ेगा। जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश में एक लंबे समय से भाजपा की सरकार है और जनता को भी इस सरकार से काफी उम्मीद है। अगर बीते कुछ महीने देखा जाए तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव फॉरेन विजिट पे गए थे, जापान का दौरा किया था, कई देशों का दौरा किया था और कहीं ना कहीं उनका ये दौरा इस इन्वेस्टर समिट से जोड़ करके देखा जा रहा था और वहां के उद्योगपतियों को भी इन्होंने आमंत्रित किया था। और उसी कड़ी में जब आज इस आयोजन का शुरुआत होगा, देखना होगा कि मध्य प्रदेश में कितनी का इन्वेस्टमेंट कंपनियां करेंगी, ये सबसे बड़ा बात निकल के सामने आएगा। और तो जी और कहीं ना कहीं अगर ये चीजें होती हैं तो मध्य प्रदेश की जनता के लिए ये बहुत बड़ा वरदान साबित होने वाला है। जो बेरोजगारी का ये देश में चल रहा है, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार मिलने में इसमें काफी मदद मिलेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि जो ये इन्वेस्टर समिट है इसमें निवेश उद्योग पर ज्यादा फोकस किया जाएगा और इसके तहत जो 17 नई नीतियां हैं जो प्रधानमंत्री आज करने वाले हैं जिनका शुभारंभ वो भी एक बड़ा होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं एक राज्य तभी विकास करता है जब उसके पास निवेश
और बिजनेस और उद्योग क्षेत्र के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट के सारे संसाधन मौजूद है। तो ऐसे में देखना होगा कि मध्य प्रदेश में अब जो विकास की पटरी आ गई है वो कितनी स्पीड से दौड़ने वाली है। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन कर चुके हैं और इसका आगाज हो चला है। देखना होगा कि मध्य प्रदेश में कितने इन्वेस्टर अपने पैसों की बारिश करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो जिस तरह से मध्य प्रदेश के लोगों को काफ़ी उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन इस आयोजन को लेकर के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने क्या कुछ कहा, उसे सुनिए। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अपने आप में मध्य प्रदेश की एक बहुत बड़ी, हमारे विकास की एक नई इबारत लिखने की बड़ी, मैं मान के चलता हूँ कि एक ऐतिहासिक घटना रहेगी, जिस आधार पर हम अपने देश और प्रदेश के लोगों को विदेश वालों के साथ हम इन्वेस्टमेंट के लिए अपनी सरकार के साथ सभी अलग अलग प्रकार की पॉलिसियों के साथ बड़े पैमाने पर निवेश के लिए आकर्षक प्रस्ताव दे रहे हैं, और जिसके माध्यम से हमारे प्रदेश के युवाओं को रोजगार के नए दरवाजे और नई संभावना खुलेगी। मैं मान के चलता हूँ आज के इस दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बहुत तेज़ी से बढ़ने वाले प्रदेशों में मध्य प्रदेश जब आया है, तो मध्य प्रदेश को हमारी आर्थिक प्रगति की दर और तेज करने के लिए इसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट के कार्यक्रम करने की ज़रूरत है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते हुए संभाग पर जब हम अलग से अच्छे से आयोजन करते हुए जब ग्लोबल लेवल पे आए हैं, तो ये उस स्तर का आयोजन हो रहा है जिसने भोपाल में इसके पहले इस तरह का आयोजन कभी नहीं हुआ है। और भोपाल का ये आयोजन उद्योग जगत के लिए भी उतना ही आनंद और विश्वास का है, जिस भरोसे से लोग हज़ारों किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ आ रहे हैं। सरकार के माध्यम से मैं सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और यशस्वी प्रधानमंत्री 2 दिन विकास के लिए पूरा समय दे रहे हैं, ये हमारे लिए और सौभाग्य की बात है। और मुझे इस बात का संतोष है, सभी प्रकार की तैयारियों के साथ जिस प्रकार से हमने अपना ये सरकार का उपक्रम विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से आकर्षक नीतियों के बलबूते पर निवेश की संभावना को लेकर काम कर रहे हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है ये 2 दिन की समिट बहुत अच्छे रिजल्ट देगी और इस रिजल्ट के बलबूते मध्य प्रदेश एक नई छलांग लगाएगा। मेरी अपनी ओर से मध्य प्रदेश के सभी वासियों के लिए, खासकर महिला, किसान, गरीब, युवा, सभी वर्गों में समान रूप से सरकार काम कर रही है। अधोसंरचना के काम हो रहे हैं, सेवाओं के काम हो रहे हैं, लेकिन औद्योगिक निवेश का काम ये सबसे हट कर के है और सबसे बढ़कर है। आइए हम सब मिलकर के संकल्प करें, मध्य प्रदेश को 21वीं शताब्दी के लायक बनाएं। मेरी अपनी ओर से आप सबका अभिनंदन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे, किस तरह से इसका आयोजन किया गया है, कितने देश के प्रतिनिधि यहाँ पर शामिल हो रहे हैं और भारत के उद्योग जगत भी शामिल हो रहा है, इस पर उन्होंने खुलकर बात की। बता दें कि बड़े बड़े दिग्गज उद्योगपति भोपाल में इस वक्त मौजूद हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद हैं और सभा को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता को भी काफ़ी उम्मीद है, रोजगार यहाँ पर उत्पन्न होगा तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जनता की इकोनॉमी पे भी बड़ा एक वो मुद्दा है ये। अब कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के साथ साथ संपूर्ण भारत का भी विकास होगा और ये देखना होगा कि जो आज 17 नई औद्योगिक नीति आने वाली हैं वो किस प्रकार से देश में विकासशील होंगी। जी बिल्कुल। अगर अब रुक करते हैं चौथी खबर की। बीते दिनों से देश में एक बड़ा मुद्दा चल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद से ये मुद्दा काफ़ी हावी हो गया है और इसमें भारत में राजनीति इस मुद्दे ने भूचाल ला दिया है। खासकर बीजेपी कांग्रेस पर लगातार प्रहार कर रही है। लेकिन अब यूएस एड से जुड़े एक बड़ी खबर सामने आई है और इसमें कर्मचारियों की छटनी की बात कही जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये एक्शन लिया गया है। पूरा बात क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। जिस तरह से भारत के चुनाव में बढ़ोतरी को लेकर के, वोट परसेंटेज को बढ़ोतरी को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया था और उन्होंने $21 मिलियन का भारत में निवेश करने की इसमें बात कही थी कि भारत को अमेरिका ने दिया था। उसके बाद से भारत में राजनीति भूचाल आया। फिर सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाती है। दूसरे दिन फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान आता है, लेकिन जो उन्होंने अमाउंट बताया था $21 मिलियन का, वो $18 मिलियन हो जाता है। और बीच में कुछ रिपोर्ट सामने आते हैं और उसमें कहा जाता है कि ये जो पूरा मामला है वो बांग्लादेश से जुड़ा है। लेकिन भारत में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसी बीच अब
कंपनी की तरफ से कई लोगों की छटनी की खबर भी सामने आई है। 2000 कर्मचारियों को जो ये सारे कर्मचारी जो यूएसएड से जुड़े हुए थे, उन 2000 कर्मचारियों की छुट्टी कर दी गई है सत्येंद्र जी। मतलब ये कहा जा सकता है कि अब जो ये वोटर टर्नआउट का जो ये मुद्दा है, ये बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है भारत के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सीधा सीधा प्रहार है उस फंडिंग पे जो कहीं ना कहीं विदेशी फंडिंग की जाती है। और इसको लेके एलन मस्क ने भी कहा है कि कहीं ना कहीं ये जो विदेशी सहायता दी जाती है, ये उदारवादी सोच को बढ़ावा देती है। अब इसको लेकर जो उन्होंने टिप्पणी दी है वो भी घिरते हुए नजर आ रहे हैं सत्येंद्र जी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बड़ा मुद्दा बन चुका है इस वक्त भारत में। $21 मिलियन, पहले 21 मिलियन कहा गया, फिर उसको घटाया गया, यानी कि कहा जा सकता है कि कुल 182 करोड़ रुपया सिर्फ और सिर्फ वोटर टर्नआउट के लिए पहले भी मुद्दा था गरम की शायद बाइडेन सरकार के, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मोदी की जो हुकूमत है उसको हटाने के लिए टर्नआउट किया गया। और जी बिल्कुल, इसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी भी पहले बयान दे चुके हैं। जब आपको याद होगा चुनावी कैंपेन चल रहा था लोकसभा का, तो उस समय प्रधानमंत्री कई चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे, और इसी तरह एक चैनल के इंटरव्यू में उन्होंने बोला था कि बाहरी शक्तियां वो भारत के चुनाव में दखल दे रही हैं, विपक्ष उनका साथ लेकर के मुझे सत्ता से हटाने की कोशिश कर रहा है, साजिश रची जा रही है। और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान आया था उस बयान को चरितार्थ कर रहा है। लेकिन अब कांग्रेस भी हमलावर है कि अगर इस तरह की चीजें हुई हैं और 2014 से अभी तक 2025 आ गए, बीजेपी सत्ता में है, तो बीजेपी आखिरकार इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? ये तो बड़ा सवाल उठता ही है। सत्येंद्र जी, यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहूंगी दर्शकों को कि जो यूएसएड है ये कहीं ना कहीं उन वोटर्स को मुख्य धारा में लाने का प्रयास करती है जो या तो दलित है या तो किसी पिछड़ी जाति के हैं। अगर उन्हें मुख्य धारा से जोड़कर देखा जाएगा तो वो कहीं ना कहीं भारत के विकासशील देश की तरफ मुड़ेंगे। और ऐसे में अब ये सामने आ गया है कि वोटर टर्नआउट को मोदी हुकूमत हटाने के लिए किया जा रहा है। अब कहीं ना कहीं जो सियासी गलियारों में अटकलें चल रही हैं कि इसका कनेक्शन यूएस फंडिंग का जो कनेक्शन है वो जॉर्ज सोरोस से भी है। और आप और मैं हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस छुटपुट तरीके से कहीं ना कहीं जॉर्ज सोरोस को उसका बचाव करती हुई आई है, कहीं ना कहीं उसका समर्थन भी करती हुई आई है। अगर पिछला कुछ रिकॉर्ड जॉर्ज सोरोस का बयान भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो फिलहाल भारत सरकार के विपरीत ही आते हैं और वो मोदी सरकार के खिलाफ ही बोलते हैं, और कांग्रेस का समर्थन भी जॉर्ज के साथ देखा जाता है। और बीच बीच में जब बीजेपी उनको इस मुद्दे पे घेरती है तो कांग्रेस की तरफ से सफाई भी सामने आती है। लेकिन ये हाँ बिल्कुल, लेकिन जब ये $21 मिलियन जॉर्ज सोरोस का मुद्दा ये जुड़ रहा है, लेकिन कांग्रेस इसमें फंसती हुई भी नजर आ रही है और बचाव में कई तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि ये जो मुद्दा है कहां तक जाता है, और क्या भारत के वोटर में टर्नआउट करने की कोशिश की गई, क्या विदेशी फंडिंग के जरिए भारत में तख्ता पलट की तैयारी की गई थी। लेकिन अगर ऐसा हुआ था तो जनता भी तैयार थी, जनता ने अपने वोट से ये सब चीज होने से रोक भी लिया था। बहरहाल अब ये 21 मिलियन की जो गूंज है कहां तक जाएगी वो तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप हमें दे इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।